हेलो दोस्तों, एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपके सामने आज पर्यावरण का तीसरा लेक्चर लेके आया हूं और लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, जिसको हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे या इसका उत्तर जो है हम वीडियो के एंड में बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय परिवार का स्वरूप है पहला मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, मातृ स्थानीय या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यह है हमारा प्रश्न जिसके बारे में हम लोग वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। और आज मैं आपको बता दूं कि आज हम परिवार का समाज से किस तरीके से जुड़ाव होता है और परिवार का समाज में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन होता है ना, परिवार समाज से किस तरीके से जुड़ा रहता है, ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। और उसको ध्यान में रखते हुए चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार और समाज के बारे में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है परिवार और समाज में सहसंबंध। मतलब परिवार और समाज एक दूसरे से किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं या उनका संबंध, सह संबंध मतलब आपस में किस तरीके से परिवार और समाज का संबंध है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको जानने से पहले आइए सबसे पहले एक टर्म है जो हमसे लास्ट टाइम रह गया था, जिस टर्म के बाद हम लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं कि परिवार और समाज में किस तरीके का सहसंबंध बनाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सहसंबंध से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा पारिवारिक संबंध। पारिवारिक संबंध, जिसमें अगर हम बात करें संबंध की, तो दोस्तों सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली चीज क्या है कि संबंध आखिर होता क्या है। तो संबंध वह बुनियाद होती है जो रक्त या विवाह या उसकी भावनाओं से एक परिवार को दूसरे परिवार से जोड़ती है, उसको कहते हैं हम लोग संबंध। ठीक है, तो अगर हम पारिवारिक संबंध की बात करें तो एक परिवार में किस तरीके से विवाह के पश्चात या विवाह के पूर्व किस तरीके का आपस में संबंध है, किस तरीके का गुणों का आदान प्रदान हो रहा है, वो सारी चीजें हमको किसके अंतर्गत पता चलती हैं, हमारे पारिवारिक संबंध के अंतर्गत। और पारिवारिक संबंध को दो प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है हमारा वैवाहिक संबंध। क्या है? वैवाहिक संबंध। और दूसरा है हमारा समरक्त संबंध। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हमारे पारिवारिक संबंध, जिसमें वैवाहिक संबंध कब स्थापित होता है? वैवाहिक संबंध स्थापित होता है विवाह के पश्चात। विवाह के पश्चात किस प्रकार से आपके अलग अलग गुण या भावनाएं एक परिवार से दूसरे परिवार से जुड़ती हैं, वो आ जाती हैं हमारे वैवाहिक संबंध के अंतर्गत। अगर मैं बात करूं समरक्त संबंध की, तो इसमें जो आपस में संबंध बनता है वह रक्त के आधार पर बनता है। ठीक है, तो इसमें विवाह के पश्चात बनता है संबंध, और जो समरक्त संबंध होता है यह हमारा रक्त के पश्चात बनता है कि रक्त के बाद बनता है, ये वाला चीज आ जाती है हमारी समरक्त संबंध के अंदर। तो ये एक चीज थी जो हमने लास्ट टॉपिक में हमसे वो हो गई थी, क्योंकि उस टॉपिक के बाद ही हम लोग परिवार और समाज में सहसंबंध पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि पारिवारिक संबंध क्या होता है। तो पारिवारिक संबंध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वैवाहिक और समरक्त संबंध। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं परिवार और समाज में सहसंबंध की। चलिए तो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि परिवार को समाज की क्या कहा जाता है, एक मौलिक इकाई कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि परिवार को समाज की लघु इकाई के रूप में जाना जाता है। लघु यानी सबसे छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है। और जो हमारा लास्ट वीडियो का प्रश्न था कि बच्चों का सामाजिकरण सर्वप्रथम कहां से स्टार्ट होता है, तो वह इस संबंध का दूसरा पॉइंट है कि बच्चों का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार से चालू होता है।
चलिए अब बात करते हैं कि बालक के परिवार की सामाजिक स्थिति, मतलब बालक का जो परिवार है उसकी सामाजिक स्थिति किस तरीके से है, वह बालक की मानसिकता पर सबसे ज्यादा प्रभाव करती है ना। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा परिवार की सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति है ना। ये हो गया हमारे परिवार की सामाजिक स्थिति, एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट हो जाएगा हमारा परिवार की आर्थिक, परिवार की आर्थिक स्थिति। यह भी एक विशेष कारण है जो परिवार और समाज में सहसंबंध बनाए रखता है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। हम देख लेते हैं कि परिवार और समाज में सहसंबंध के अलावा और क्या क्या विशेष चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो ये वाले टॉपिक में हम जितना ज्यादा अंदर जाते आएंगे कि परिवार और समाज में कितना सहसंबंध है उतना ही कम है, क्योंकि आपको सबसे पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है, आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है वो ये चार चीजें हैं कि परिवार को समाज की लघु इकाई कहा जाता है, बच्चों का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार से चालू होता है, परिवार की सामाजिक स्थिति जैसी होती है बालक भी उसी तरीके से गुणों को अपनाता है, परिवार की आर्थिक स्थिति जिस प्रकार से होती है बालक सामाजिक स्थितियों को उसी प्रकार से अपनाता है। तो ये चार बहुत ही प्रमुख पॉइंट हैं जिनके आधार पर परिवार और समाज में सहसंबंध स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं कि परिवार के और क्या क्या कार्य होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि इसका समाज से किस तरीके से संबंध होता है। अब हम बात करते हैं कि परिवार का उनके जितने भी मेंबर्स हैं है ना, जितने भी घर में लोग हैं उनके प्रति क्या क्या कार्य होते हैं या क्या क्या देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए, उस बारे में भी हम लोग एक टॉपिक देख लेते हैं कि उस बारे में भी हम पढ़ लेते हैं किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए परिवार के व्यक्तियों के लिए। चलिए तो हम बात करते हैं परिवार के सदस्यों की देखभाल है ना, और उनके प्रति किस तरीके की संवेदनशीलता हमारी होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार के सबसे प्रमुख व्यक्ति की या जिसकी वजह से परिवार में किसी भी दूसरी पीढ़ी का आगमन होता है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग बुजुर्गों की या मैं बात करूं तो बड़े और बूढ़ों की। देखिए प्रत्येक परिवार जो भी होता है वहां पे बुजुर्ग हमेशा रहते हैं। कहते हैं कि बुजुर्ग किसी परिवार की जड़ कही जाती है ना। जो भी परिवार किस तरीके का है उनके बुजुर्ग को देख के आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो बुजुर्गों की देखभाल हमारे परिवार में सबसे ज्यादा उपयोगी चीज होती है, क्योंकि आजकल आए दिन आप सुनते रहते हैं कि बच्चे आजकल के जो बच्चे हैं वो माता पिता को किसी प्रकार से उनका विशेष सम्मान नहीं कर पाते या ध्यान नहीं दे पाते, तो उनको शेल्टर होम्स में दे देते हैं या अलग अलग वृद्धाश्रम में उनका वहां पे मतलब वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं है ना, यह परिवार के सदस्यों की देखभाल करना है। हमें ये ध्यान में रखना है कि यह इस प्रकार की चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वह हमारे घर की नींव होते हैं या वह हम कह सकते हैं कि घर की जड़ होते हैं। तो हमें हमेशा हमारे बुजुर्गों की देखभाल करनी चाहिए। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग घर में जो भी बीमार व्यक्ति हैं है ना, बीमार व्यक्तियों की। ये मैं आपको परिवार के वो कर्तव्य के बारे में बता रहा हूं जो अक्सर एग्जाम में कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा वो और बोलेगा कि इनमें से छांट के बताइए कि परिवार का कौन सा कर्तव्य नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना कि बुजुर्गों की देखभाल करना परिवार के कर्तव्य में आता है। मैं अगर बात करूं बीमार व्यक्तियों की, तो बीमार व्यक्तियों की भी हमें देखभाल करनी चाहिए। परिवार को, एक परिवार जो पारिवारिक व्यक्ति होता है उसको सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी चीज ये होती है कि उसके परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से क्या कोई बीमार तो नहीं पड़ा, और अगर बीमार पड़ गया तो उसको किस तरीके से देखभाल की जाए, किस तरीके से वो जल्द से जल्द अपनी बीमारी से उभर के आ जाए। तो ये सारी चीजें हमें किस में ध्यान रखनी पड़ती हैं, बीमार व्यक्तियों के केस में ध्यान रखनी पड़ती हैं है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ रिश्तेदार होते हैं, हम उनके पास पहुंच नहीं पाते हैं, जो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित है, लेकिन हम अगर उनके पास ना पहुंच के, अगर हम उनके पास पहुंच भी नहीं पा रहे, फिर भी किस तरीके से आप उनकी देखभाल कर सकते हैं
आप अलग अलग तरीके से किस प्रकार से उनकी सहायता कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। मतलब बीमार व्यक्तियों की देखभाल के अंतर्गत आती हैं कि किस तरीके से आप उनकी देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी में बात करते हैं और देखते हैं तीसरा बिंदु है हमारा किशोरों की देखभाल। तो दोस्तों परिवार का जो मुखिया होता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने जितने भी किशोर अवस्था के बालक एवं बालिकाएं हैं या युवक एवं युवती हैं, उन सब पे ध्यान रखे कि किस तरीके के गुण वह अपना रहे हैं, क्या वह सामाजिक हैं कि नहीं है, और अगर नहीं है तो उसमें उनमें क्या क्या कमी है, किस तरीके से उस कमी को पूर्ण किया जाना चाहिए। तो यह सारी देखभाल भी किसको करनी पड़ती है, परिवार के मुखिया को करनी पड़ती है। तो यह भी परिवार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशिला है जिसपे परिवार को अधिकतर कार्य करते रहना चाहिए। समय समय पर उनको किशोरों के साथ समय बिताना चाहिए, देखना चाहिए कि उनके जो भी बालक एवं बालिकाएं हैं उनमें किस प्रकार की दिक्कतें जा रही हैं, उनकी सोच में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है या सोच में किस तरीके से परिवर्तन नहीं हो रहा है, किस तरीके से वह अपने विचारों को खुल के सामने रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, अगर नहीं रख पा रहे हैं तो क्यों नहीं रख पा रहे हैं। ये सारी चीज को ध्यान में रखते हुए ही हमें किशोरों की देखभाल करनी चाहिए, और ये भी हमारे किस में आ जाता है, परिवार के कार्य इसमें आ जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग चौथे और आखिरी पॉइंट की। तो जो हमारा चौथा और आखिरी पॉइंट है वो है विशेष बालकों की। देखिए, विशेष बालकों की क्या होता है, कभी कभी है ना कुछ बालक ऐसे हो जाते हैं जो किसी प्रकार से जो सामान्य बालक हैं उनसे थोड़े से कमजोर होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई चीज एक चीज भगवान कम देता है तो एक ज्यादा देता है, तो वही चीज विशेष बालकों के अंतर्गत होती है। हमें उनकी विशेष देखभाल करनी पड़ती है या विशेष देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि वह सामान्य बालकों की तरह नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। विशेष बालक जो होते हैं वो ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं अगर हम सामान्य बालकों की बात करें तो, क्योंकि उनको उनकी जो भी चीज खोई हुई है उसका ज्यादा महत्व होता है। तो हमें इस चीज में ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो भी विशेष बालक है हमारे घर में या परिवार में, उनकी किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए, किस तरीके से हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो अलग अलग चीजों के लिए किस तरीके से उनको हम समझाएं, किस तरीके से उन समाज में अपना स्टैंड लेने के लिए वो करें, प्रोत्साहित करें। तो ये सारी जो चीजें हैं ये विशेष बालकों की देखभाल के अंदर आ जाता है। तो ये 4 पॉइंट है जिनके अंतर्गत परिवार के कार्य को हम समझ सकते हैं कि अगर आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं तो ये 4 चीजें हैं जो हैं ये आपको हमेशा अपने कार्य में रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब ये टॉपिक को खत्म करने से पहले एक लास्ट पॉइंट जो हमारा बच जा रहा है वह है मित्र और कंप्लीट करके आज हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। जो हमारा परिवार था एवं उसके वर्गीकरण थे, उसका समाज से किस तरीके से संबंध था, तो ये सारी, और परिवार के सदस्यों की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए, ये सारे कुछ प्रमुख बिंदु थे जिन पे हमने विशेष चर्चा कर ली है। अब हमारा सबसे आखिरी पॉइंट जो बचा है मित्र, उसके बारे में आइए देखिए एक बार चर्चा कर लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट है मित्र। तो दोस्तों मित्र क्या होता है? मित्र वह होता है जो व्यक्ति की सहायता एवं उसका साथ देता है। किसी भी व्यक्ति की अगर कोई सहायता करता है या उसका मुसीबत के वक्त साथ देता है तो उसे क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। और यह जो रिश्ता होता है यह थोपा नहीं जाता है, यह अपनी स्वेच्छा या अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी व्यक्ति बनाता है। क्योंकि मित्र जो होते हैं, कहते हैं कि मित्र बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। अक्सर आप सुनते आ रहे होंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते रहे हैं कि मित्र वही है जो मुसीबत के वक्त काम आए, है ना। तो मित्र, इसलिए मित्र वह चीज होती है, एक ऐसा रिश्ता होता है जो आदमी स्वेच्छा से या अपनी इच्छा से बनाता है ना। उसकी खुद की इसमें मर्जी होती है। उस मित्रता ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसको थोपा जा सके, मतलब ये कहा जा सके कि नहीं तुम जबरदस्ती इसको मित्र बनाओ, क्योंकि मित्र बनाना सबकी अपनी आजादी होती है। अब बात यह होती है कि मित्र किस तरीके से बना रहे हैं, वो मित्र किस प्रकार से बना रहे हैं या किस चीज के लिए बना रहा है, ये डिपेंड करता है। और इसी आधार पर मित्रता को 3 भागों में बांटा गया है ना। तो मित्रता के भाग ये भी एक बार हम देख लेते हैं कि मित्रता को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है उपयोगिता की मित्रता।
उपयोगिता की मित्रता। दूसरा है हमारा आनंद की मित्रता। और तीसरा है हमारा अच्छी मित्रता। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले उपयोगिता की मित्रता। तो दोस्तों ये जो उपयोगिता की मित्रता होती है इसमें केवल और केवल हित का ध्यान रखा जाता है। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि हमें उस प्रकार से मित्र बनाने चाहिए जिनसे हमें खाली हित प्राप्त हो सके। तो सबसे पहला हमारा हो जाता है उपयोगिता की मित्रता। अक्सर लोग उपयोगिता की मित्रता ज्यादा करते हैं, वह उन्हीं लोगों से मतलब रखते हैं जिनसे उनको किसी प्रकार का फायदा होता है। तो ये आ जाता है हमारा उपयोगिता की मित्रता के अंतर। फिर हम बात करते हैं आनंद की मित्रता। आनंद की मित्रता क्या होता है, इसमें जो दो मित्र रहते हैं वह आपस में एक दूसरे से खुशी बांटते हैं और उनकी खुशी में साथ रहते हैं, है ना। उनके जो भाव रहते हैं आपस में उन भावों को मिलके खुशी मनाते हैं और उन भावों को एक साथ एक तरीके से अलग अलग ढंग से किस प्रकार से मनाना चाहिए, किस प्रकार से एक दूसरे की खुशी में साथ देना चाहिए, वह आनंद की मित्रता में आ जाता है। और सबसे आखिरी बात हमारी अच्छी मित्रता। यह वह मित्रता होती है, यह सबसे अच्छी मित्रता इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह वह मित्रता होती है जिसमें दोनों मित्रों के बीच एक दूसरे के प्रति आदर भाव रहता है, सम्मान रहता है। ना ही यह हित की मित्रता होती है और ना ही यह आनंद की मित्रता होती है। जब दो मित्र आपस में एक दूसरे को समान भाव या समान सम्मान देते हैं, एक दूसरे को बराबर का हिस्सा देते हैं या दर्जा देते हैं, तो वह मित्रता कहलाती है अच्छी मित्रता। ठीक है। आपने हमेशा बचपन में आपने कहानी पढ़ी होगी कि दो दोस्त रहते हैं, जंगल में जाते हैं, फिर भालू आ जाता है और फिर वहां से ये कहानी आपने सुनी होगी। तो वहां से एक कहावत निकल के आई थी कि मित्र वही है जो मुसीबत के वक्त समय काम आता है ना। तो मित्र, असली मित्र वही है जो मुसीबत के वक्त काम आता है। तो यह वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाक्य था, या जो हम कह सकते हैं चीज थी जो वहां से निकल के आई थी उस स्टोरी से। आपने कई बार ये चीज सुनी होगी। हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग इस पे बार बार हमें कहते रहते हैं कि हमेशा मित्र वही बनाओ जो अच्छे हों, जो तुम्हारा मुसीबत के समय साथ दें। तो इस नोट पे हमारे परिवार का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक बालक के जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वह है मित्र। लेकिन परिवार जो होता है, परिवार उसका सबसे प्राथमिक विद्यालय होता है, प्राथमिक स्तर होता है जहां से वह चीजें सीखता है। और उसी के आधार पे जिस प्रकार से व्यक्ति के जिस हिसाब से गुण होंगे उसी प्रकार से वह अपने मित्रों का चयन करेगा। और बाकी सारी चीजों पे भी, समाज में भी किस तरीके से उसका सह संबंध है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा परिवार का टॉपिक जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो से स्टार्ट किया था और इस वीडियो में आके खत्म हुआ है। अब हम देख लेते हैं इससे जुड़े एक दो सवाल, और जो सवाल मैंने सबसे पहले पूछा था उसका उत्तर देख लेते हैं कि उसका उत्तर क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये है कुछ प्रश्न जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न क्या है हमारा, समाज की लघु इकाई किसे कहा जाता है। तो समाज की लघु इकाई किसे कहा जाता है, मैं आपको बता चुका हूं, समाज की लघु इकाई कहा जाता है परिवार को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सही, परिवार। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में बड़े बुजुर्गों को क्या माना जाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इनको घर का वह मेंबर माना जाता है जो आपको बात बात पे अलग अलग पथ प्रदर्शित करता है ना, अलग अलग चीजों का ज्ञान देता है। इसलिए बड़े बुजुर्गों को हमेशा परिवार का क्या कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पथ प्रदर्शक। ठीक है। किस तरीके का पथ आपको पालन करना चाहिए उसका जो दर्शन है ना, वो कौन करवाता है, वह हमारे बड़े बुजुर्ग करवाते हैं, इसलिए उनको पथ प्रदर्शक कहते हैं, है ना। अब सबसे पहले मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा था, मतलब भारत में किस प्रकार का परिवार का स्वरूप है। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों पितृसत्तात्मक, है ना। जहां पे जो सत्ता होती है या जहां पे परिवार पे जो जिस भी प्रकार के नियम या जिस भी घर परिवार की जो भी मुखिया होते हैं वह पिताजी होते हैं, है ना। उन्हीं की कार्यशैली या उनके आधार पे या उनके द्वारा लिया गया जो भी निर्णय है वह सर्वमान्य होता है। तो हमारे भारत का पारिवारिक स्वरूप किस तरीके से, तो हमारे भारत का पारिवारिक स्वरूप है पितृसत्तात्मक।
ठीक है, तो इसी जवाब से मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।